हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज वेक्टर का 4th वीडियो हम ले आ रहे हैं। और अगर आपने पहले के 1, 2, 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको मत देखना, क्योंकि तुम तो महान हो, तुमको चौथा वीडियो समझ में आएगा। तो यार डेफिनेटली 1, 2, 3 वीडियो देखोगे तभी 4th समझ में आएगा। तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बोलता हूँ ना, क्या करें, अपनी फिजिक्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, टीचर का आदत होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यार वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आज का टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ोगे आप, यूनिट वेक्टर, और पढ़ोगे कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ऐड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्लास के अंत में आएगा कि 2 से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करें। 2 वेक्टर के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ट्रायंगल लॉ लगा दो। ट्रायंगल लॉ मैंने सिखाया नहीं, सिखा दूंगा एक वीडियो बना के। तो आज हम सीखेंगे 2 से ज्यादा वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। तो यार बात नहीं करते रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। तो ये चीज क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक फोर्स है ना, फोर्स से एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है। एक फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं फोर्स F से खींच रहा हूँ इस तरफ। अच्छा सोचो, अगर इस ऑब्जेक्ट को बारे में सोचो, इस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो। इस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए क्या करोगे कि अपने आप को सोचो कि तुम इस ऑब्जेक्ट जितने छोटे हो, बहुत छोटे से स्पीशीज हो, मच्छर हो तुम, मच्छर, और मच्छर जैसे तुम इस ऑब्जेक्ट जितने हो, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 तरह की फोर्स लग रही है। एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, एक फोर्स इसको आगे की तरफ। जब तुम किसी चीज को ऐसे खींचते हो तो वो चीज ऊपर भी खींच रही है और सामने भी। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट हम लेंगे x डायरेक्शन में, एक लेंगे y डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये फोर्स यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल। तो यहाँ काम करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिराया और एक ये भी परपेंडिकुलर गिराया। तो इस फोर्स के ना 2 कंपोनेंट हैं। एक तो ये फोर्स x डायरेक्शन में भी लग रही ऐसे, और एक ये फोर्स y डायरेक्शन में भी लग रही ऐसे। मतलब इस फोर्स को हटाकर मैं 2 नई फोर्स ला सकता हूँ। एक फोर्स को बोलूंगा फोर्स इन x डायरेक्शन, एक फोर्स को बोलूंगा फोर्स इन y डायरेक्शन। और ये जो फोर्स F है ना, ये इन दोनों फोर्स का ही वेक्टर सम है। वाह भाई वाह, इन दोनों फोर्स का अगर वेक्टर सम लूं, इन दोनों फोर्स को अगर जोड़ूं, तो ये फोर्स आ जानी चाहिए, ये वाली। तो इनकी कंपोनेंट 2 फोर्स है। तो इन कंपोनेंट को कैसे निकालना है, इस चीज को आइए देखते हैं। तो एक काम किया मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, नाम देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देते हैं नाम, ठीक है। तो नाम देते हैं ABCD, जल्दी जल्दी। ट्रायंगल ACD को ध्यान से देखो, ACD, ट्रायंगल ACD। इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना हो गया, F। यहाँ से देखो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F cos थीटा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, Fx की वैल्यू कितनी होगी, F cos थीटा। इस तरह से फिर से अब ट्रायंगल ABC देखो, ट्रायंगल ABC। अच्छा यार ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। आई होप इतनी मैथ्स आपको आती होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अच्छा तो ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा। अब इस ट्रायंगल ABC को देखो, ये थीटा है, मैं यहाँ से पूछूं साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, F। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, F साइन थीटा, मतलब इस वाले की वैल्यू Fy की वैल्यू होगी F साइन थीटा। तो ऑल्दो आप ये चीज याद रखना है तो याद रखो, वरना मैं तुमको यार शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि बार बार तुम अगर ये ट्रायंगल बनाओगे, साइन कॉस ऐसे करोगे तो चुका काम यार, है ना। तो मैं तुमको शॉर्ट में जल्दी सिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक फोर्स F है और आपको ये एंगल थीटा दिया है, तो x की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और y की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। पर ध्यान से सुनना बात, रट्टाफिकेशन ना करो, रटो मत। मान लो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। अब सुनो, अगर थीटा इधर है तो इस तरफ cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में sin थीटा। अगर थीटा इधर है तो फोर्स का इधर कंपोनेंट F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में F sin थीटा। जरा ऐसे समझते हैं इस बात को कि मान ले ये ऐसे है और ये 2 लाइन ऐसे ऐसे। हाँ चलो एक, हाँ ठीक है। अब मान लो ये एंगल थीटा है और इसको मान लो तुम वैल्यू A है, तो A का इधर कंपोनेंट आएगा A cos थीटा,
और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा a sin थीटा। तो जिधर थीटा हो उधर cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा। यार बातें करने से समझ में नहीं आता, सवाल करने सब समझ में आता है। क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर a है और a की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ। a की वैल्यू मैंने आपको दे दी 10 और मैंने कहा a का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालो। अगर a का डायग्राम ये है, a की वैल्यू ये a रहा और ये एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री, ये x ये y। तो आपसे कहा ax निकालो और ay निकालो, तो आप बोलोगे ax इज इक्वल्स टू, अब x तरफ कौन सी वैल्यू आएगी, इधर कौन सी आएगी, थीटा है, a cos 30 और y में कौन सी जाएगी, a sin 30। जिधर थीटा है उधर cos ले लो और उसके परपेंडिकुलर में sin। तो ax में 10 cos 30 यानी 10 रूट 3/2, तो कितना हो गया 5 रूट 3। और a y की तरफ कौन सा आया, a sin 30, 10 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर कितना आया 5। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया। अब यहीं पे मैं आपको एक चमत्कारी चीज दिखाता हूँ। आप एक काम करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ax² प्लस ay²। कैलकुलेट करके बताओ, अंडर रूट ax² प्लस ay²। चीटिंग नहीं करना। बोलो ये समझ में आया है कि नहीं? जितने लोग निकाले, बाकी लोग ये देखें। ठीक है, कि अगर ये a है और ये एंगल थीटा है तो इधर आएगा a cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर में a sin थीटा। फिर हमने a की वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू आइए कैलकुलेट करें। तो अंडर रूट ax यानी 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस ay यानी 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, ये 75, 25 कितना हो गया, अंडर रूट 100। आंसर कितना आ गया 10। किसने बोला प्लस माइनस 10? गधा है वो। देखो अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। हाँ, विश्वास करना पड़ेगा आपको। अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, अगर प्लस माइनस अंडर रूट 100 लिखा हो तब प्लस माइनस 10 होता है। अंडर रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव चीज बाहर आती है। कुछ बातें मैथ्स की हैं, बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। तो अंडर रूट 100 कितना आया 10। कुछ समझ में आया यार? कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मॉड a मतलब a की वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax² प्लस ay²। ऐसा कुछ हुआ क्या? देखो जरा ध्यान से। ऐसा हुआ, यही तो आया है, यही तो आया। ओ मतलब अगर a के दो कंपोनेंट है x और y में, कौन कौन से, ax और ay, तो a का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ax² प्लस ay²। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने आपसे सवाल पूछा कि प्रूव दैट मॉड a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax² प्लस ay²। अब ये सवाल आ गया। अब क्या करोगे, क्या 10 वाला एग्जाम्पल लेके? नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आओ वापस आओ, कॉन्सेप्ट समझते। a के दो कंपोनेंट थे, एक x में था एक y में था। x वाले कंपोनेंट को आपने बोला ax, y वाले को बोला ay। यानी a को आपने दो चीजों में बांट दिया। a किससे बना है, ax से और ay से। तो यार ax वेक्टर और ay वेक्टर को अगर मैं जोड़ूं तो a आना चाहिए, यानी वेक्टर a शुड बी इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। अब यार यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, मॉड ऑफ a या बोलो a का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax² प्लस ay² प्लस 2ax ay, और इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से a² इज इक्वल्स टू ax² प्लस ay²। यानी अगर दोनों तरफ रूट ले तो इधर a बचेगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax² प्लस ay²। और a का मतलब क्या होता है, मॉड a, मैग्नीट्यूड। समझ में आई क्या बात? ठीक है, नहीं आई तो इसको याद कर लो यार। हजारों बच्चे भीड़ में इस बात को याद करके बैठे हैं कि मॉड a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax² प्लस ay²। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ax और ay दो वेक्टर हैं। इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर, ये देखो पैरेललोग्राम की दो साइड है, इनको जोड़ने पर बीच से रिजल्टेंट निकला डायगोनल a, तो a इज इक्वल्स टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay। फिर आपने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, a² इज इक्वल टू x² ay² 2x ay cos 90 0 हुआ, ये आया, फिर ये आया। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं प्रूफ करने के। अरे यार ये एंगल थीटा मान लो तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, a cos थीटा, इधर कितना आएगा a sin थीटा। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ RHS से। तो RHS क्या है, अंडर रूट ax² प्लस ay²। ax की वैल्यू a cos थीटा का स्क्वायर
ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हुआ, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा 1, ए स्क्वायर बाहर आया, कितना बचा ए, तो भी प्रूव हो गया इज इक्वल्स टू एलएचएस। तो जैसे चाहो वैसे समझ लो, पर कंसेप्चुअली मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। तो ये हुआ वेक्टर का कंपोनेंट। अच्छा एक काम करो, जरा एक दो कंपोनेंट निकालो, क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं तुमको पहला क्वेश्चन देता हूँ कि ये एक बोट है और इस बोट को मैंने बांध रखा है 2 तारों से, एक तार ऐसे एक तार ऐसे, और यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2, और T1 की वैल्यू है मेरी 5, T2 की वैल्यू है 10, और ये एंगल है मेरा 37 डिग्री, ये एंगल है मेरा 53 डिग्री, ये मेरा x और ये मेरा y। तो आपको फाइंड करना है T1 T2 का कंपोनेंट, फाइंड कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 अलोंग x एंड y, ठीक है। तो x और y में T1 T2 का कंपोनेंट निकाल रहा है। तो क्वेश्चन वैसे आसान है, अब आपको एंगल लग रहा है कि नए दे दिए हैं 37 और 53। तो ये एंगल आपको बहुत मिलेंगे क्लास 11th में, अगर आप अच्छी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, घटिया बुक से करोगे तो नहीं मिलेगा। देखो ये 37 डिग्री कौन सा ट्रायंगल का एंगल है, ध्यान से देख लो, एक बार में याद कर लो। ये जो तुमने ट्रायंगल देख रखा होगा जिंदगी का तुम्हारा बचपन का याद, 3 4 5 ट्रायंगल से हमको यही याद है, 3 4 5 पाइथागोरस मतलब 3 4 5। इसी ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल होता है बच्चों, ये 37 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होता है ये 53 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसी ट्रायंगल का ये एंगल 37 और ये 53। तो मैं तुम्हारे दिमाग में इसकी पिक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, एक 3 4 5 3 4 5, तो ये एंगल कितना है 37, और इसी ट्रायंगल को एक बार इस तरह से बना लो 4 3 5, तब ये एंगल 53। ध्यान से देख लो फिर समझाओ इस बात को, ठीक है ठीक है। 3 4 5 वाला जो स्पेशल ट्रायंगल था उसी का एक एंगल 37 होता है, एक 53। तो कैसे याद रखोगे, देखो जब 3 है तो उसके सामने एंगल छोटा, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। तो जब भी 53 बोले तो दिमाग में इमेज बनाओ 4 3 5, 37 बोले 3 4 5, ऐसे दिमाग में इमेज बना, ठीक है। अभी बना रहने देते हैं पर आगे से बना नहीं रहने देंगे। चलो स्टार्ट करें। T1 के कंपोनेंट बनाओ, इधर एंगल थीटा है तो T1 का x में कितना आएगा T1 cos 37, और y में कितना आएगा T1 sin 37। तो ये T1 के कंपोनेंट हो गए, x में हो गया T1 cos 37, y में हो गया T1 sin 37, ठीक है। यहाँ से आप cos 37 sin 37 निकाल सकते हो। यहाँ देखो sin 37 sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया 4/5। निकाल दो T1 cos 37, T1 की वैल्यू 5, cos 37 4/5, 4/5 कैंसिल, कितना आया 4। T1 sin 37 5 इंटू sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। आगे से दिमाग में करना है 3। इस तरह से T2 को देखो, T2 के लिए ये एंगल थीटा है, जिधर थीटा उधर कंपोनेंट कितना आएगा cos, तो T2 cos 53, और इस तरफ कितना आएगा T2 sin 53। नीचे क्यों आया, क्योंकि देखो T2 ऐसे है ना, नीचे की तरफ भाग रहा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा नीचे की तरफ। लगा दो, T2 की वैल्यू कितनी दी है 10, cos 53। अब सोचो यहीं से cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 5 2 10 2 3 6। T2 कितना है 10 sin 53, sin मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया 4/5, 5 2 10 2 4 8। तो आप इसको रिवाइंड करें, इस बात को याद करें। तो अब जब भी 37 बोलेगा तो मेरे दिमाग में चलेगा क्या 3 4 5। 53 बोलेगा, 53 बोलेगा तो क्या चलेगा 4 3 5, ठीक है। और साइन कॉस तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कंपोनेंट निकालना है, और ये 37 53 वाला कंसेप्ट भी अब याद रखना। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी पे आपको, कि आप कंपोनेंट फाइंड करो, ठीक है। एक सवाल और कर लो आप, जैसे मान लो फोर्स दे देता हूँ, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है और एक फोर्स F3 है। चलो अब इसको आप खुद से करोगे। फोर्स F1 की वैल्यू है मेरी 5, फोर्स F2 की वैल्यू मेरी 20 और फोर्स F3 की वैल्यू है 15। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री, और ये एंगल पे आप कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है सबका x और y को, तो कर पाएंगे? आइए जल्दी जल्दी करेंगे आप, ठीक है, मेरे साथ आइए, टाइम नहीं लगाएंगे,
चलिए F1 की बात करते हैं सबसे पहले। F1 का इस तरफ कितना आएगा, F1 cos 37, F1 की वैल्यू 5, cos 37 मतलब 3 4 5, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, कितना आया 4। ऊपर की तरफ कितना आएगा, F1 sin 37, F1 की वैल्यू 5, sin 37 मतलब 3 4 5, sin मतलब परपेंडिकुलर यानी 3/5, 5 5 कैंसिल, कितना आया 3। यहाँ पे आओ 20, अब इधर कितना आएगा, क्योंकि इधर थीटा है इधर cos, तो 20 cos 53 मतलब 4 3 5, cos मतलब बेस, तो नीचे कौन है 3, तो 20 इंटू 3/5, 5 4 20, 4 3 12। इधर आओ F2 का कंपोनेंट, F2 sin 53 हो जाएगा, 53 मतलब 4 3 5, sin मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5 4 20, कितना हो गया 16। और इस तरह से इसको भी कर लीजिएगा, कर पाएंगे, ठीक है। अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ सिखा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक इंक्लाइन प्लेन पे हमको बहुत देता है कंपोनेंट निकालने को। आइए इस सवाल को हम लोग प्यार से, हौले से, धीमे से, अच्छे से, सुंदर से करते हैं। कैसी तबीयत महसूस हो रही है आज आपको, फिजिक्स का सिलेबस बढ़ता चला जा रहा। अब हमें एक मास m दिया जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। अच्छा, इस मास m के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि उसका वेट होगा। वेट किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सीधा नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट की वैल्यू कितनी होती है, mg। अब आपसे कहा फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट along the plane and perpendicular to plane। इंक्लाइन प्लेन के along और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में आपको इसके कंपोनेंट निकालने हैं। अब सवाल ऐसा है, अब हम अपनी एक्सिस बनाएंगे, इसको मैं बोलूंगा x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना के बोलूंगा y एक्सिस। x और y कोई भी दो एक्सिस हो सकती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो मैंने कहा कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली को x मान लो और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस को y मान लो, और इसके बीच में देखो वेट लगा है mg। एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? मैंने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग x मान लिया और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मान लिया y, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। x और y के बीच में 90 डिग्री। What is y? It is perpendicular to plane. What is x? It is parallel. अब हमें mg के दो कंपोनेंट चाहिए, x के अलोंग एक y। तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, पता नहीं, थीटा तो यहाँ है। तो देखो ये थीटा, तो ये कितना होगा 90। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये पैरेलल तो है, इसी के साथ ही तो है। ये थीटा, ये 90, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। दोनों को जोड़ो, थीटा थीटा मर गया, बचा कितना 90। मेरी बात ध्यान से सुने, आपका बीपी बढ़ रहा है, उसको संभाली। एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिया, एक इसके परपेंडिकुलर लिया, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, जोड़ के देख लो, थीटा थीटा कैंसिल, 180। अब देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा मिल गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा थीटा। दोनों को जोड़ो, थीटा थीटा कैंसिल, खत्म कहानी। अब इधर थीटा है, तो जिधर थीटा होता है उधर कॉस, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर कंपोनेंट mg sin थीटा। तो मैं यही आपको सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि x के अलोंग ही cos थीटा है, देखना पड़ेगा थीटा किधर है। थीटा किधर था, तो इधर तरफ कौन सा कंपोनेंट आया mg cos थीटा, और x के अलोंग कौन सा आया mg sin थीटा। क्या सबको समझ में आ रही है ये बात? क्योंकि ये एंगल थीटा बना था, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। ठीक है, बढ़िया, सुंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के सवाल बहुत आते हैं, तो अपने दिमाग में ये बात याद रखो। मैंने क्लास 10th में तुमको एक बार ये चीज़ बताई थी। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, कर दिया था, सॉरी, आपसे पिछले बैच में था इंक्लाइन प्लेन, तब ये चीज़ हम लोग पढ़ाते थे। आइए फिर से एक बार कर लेते हैं। ये मास m है, तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90। अब देखो ये मैंने ऐसे बनाया,
ये थीटा, ये 90 कितना हुआ 90 माइनस थीटा। फिर मैंने इसके परपेंडिकुलर खींचा, ये पूरा एंगल 90। अब ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और अलोंग द इंक्लाइन कितना होता है mg sin थीटा। तो ये बात आपको जी हाँ याद होनी चाहिए। कई लोग बौकाल मारते रहते हैं यार फिजिक्स याद करने की चीज नहीं है। देखो यार ऐसा नहीं है, तुम कंपटीशन देने जा रहे हो, तुम नहीं करोगे, तुम बौकाल मारोगे याद करने की चीजें दूसरा याद कर लेगा। तुम कंपटीशन देने जा रहे हो, या तो कंपटीशन छोड़ दो, खुश रहो, मस्त मौला रहो, अपने में पढ़ाई करो। तब ये सब बातें तुम हर जगह फेंको कि यार फिजिक्स मुझे समझ में आती है, मैं कुछ याद नहीं करता, चल जाएगा। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो यार आपको 30 सवाल आपके फिजिक्स में आएंगे मेंस में, तो उसमें से कम 6 सवाल 7 सवाल ऐसे होने चाहिए जिसको आप देख के टिक मारो और आपका समय बच जाए बाकी सवाल के लिए जिसको आप सॉल्व करो। और देख के टिक आप तभी मारोगे जब चीजें आपको छोटी छोटी याद रहेगी। और जो मैं बता रहा हूँ ये घटिया लेवल की बात है, मैं खुद से बोल रहा हूँ ये बहुत घटिया लेवल की बात है, ये सबको पता होता है। पर यहीं से बातें स्टार्ट हुई हैं आपसे मेरी कि इस तरह की, जैसे मैंने भी sin 37 sin 50 इस तरह की जितनी बातें cos 180 माइनस थीटा 1 माइनस cos थीटा, जितनी बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी बातों को याद करना जरूरी है, लिखना जरूरी है, रटना जरूरी है, ताकि आपका क्वेश्चन अगर 4 लाइन का हो तो 3 लाइन का क्वेश्चन आपका पहले से सॉल्व हो। वो जो नई इंफॉर्मेशन दी है बस उस पर टाइम लगे। आप कंपटीशन में जा रहे हो जिस कंपटीशन में 18 लाख 19 लाख बच्चे बैठेंगे और 10,000 8,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो अपने दिमाग में ये बातें रखा करो, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा। तो ये कंपोनेंट की कुछ कहानी थी। अब कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो अगर आप नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने हेडिंग डाली होगी उसमें भी मेरे संग यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर बच्चों ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मेरी कोई बात अगर आपको दिल पे लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आजकल बच्चे बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं। हम लोग तो आए बराबर के थे यार, चपाट पे चपाट खाते थे यार, बुरा नहीं लगता था। तुम लोग तो कुछ बोल रहे थे बहुत तेज बुरा लगता। हम लोग को तो टीचर ऐसे ही मार देता था, मतलब अपना दिल खुश करने के लिए। टीचर ने मारा, हम लोग पूछ भी नहीं पाते थे क्यों मारा, मतलब हम लोग तो ऐसे ही किया, टीचर ने मारा क्यों, बोर हो रहा था मार दिया, है ना। तो आप लोग बहुत जल्दी ऑफेंड होते हो, तो ऑफेंड मत हो यार, डांट वाट खाओगे तो ही आगे जाओगे। तो मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का जिंदगी में एक ही काम है, डायरेक्शन देना, है ना। इट प्रोवाइड्स व्हाट, डायरेक्शन। फिजिक्स में जब भी हमको किसी वेक्टर को डायरेक्शन देना होगा तब हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी बात अच्छे से सुन लो। ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, पर फिजिक्स में इसका और कोई खास यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डायरेक्शन। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में आए, वरना आगे इसके क्वेश्चन तो कर लेंगे। अच्छा मान लो एक वेक्टर ए है, या कोई वेक्टर देखो दो चीज से बनता है, एक अपने मैग्नीट्यूड से और एक अपने डायरेक्शन से। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं मॉड ए, अब तक ये बात सब समझ गए होंगे। और डायरेक्शन को बच्चों हम लोग लिखते हैं ए कैप, और यही है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ठीक है। देखो कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्या होता है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा हम बोलते हैं। बट वेक्टर वो होता है विच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, विच फॉलोज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वरना करंट भी वेक्टर होता, पर करंट के पास क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर करंट पैरेललोग्राम लॉ से ऐड नहीं होता। 5 एम्पियर 5 एम्पियर, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, 10 ही आंसर आता है। करंट डजंट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे ज्यादा बोल दिया ना, ऐसे वैसे नहीं, मतलब करंट में एंगल का फर्क नहीं पड़ता। तो यार वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और विच फॉलोज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनीवेज, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ए और डायरेक्शन के लिए ए क्या, यूनिट। तो बच्चों यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन गया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लो, इस्तेमाल बाद में होगा। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसका यूज क्या है। चलो अब यहीं पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बच्चों ये क्या है, ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। देखो सबको पता है कि हमारे पास 3 डायमेंशन है। अब आप कमेंट में ये बात लिखते रहना, 4 डायमेंशन है, 5 डायमेंशन है, इस साइंस ने ये कहा, उस बारे में हम लोग आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो हमको पता है कि 3 डायरेक्शन है और हम इसी को बिलीव करते हुए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी भी है, तो आज बातें नहीं करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है मैं क्या क्या बता दूं आपको, रुका नहीं जाता। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है और जिसका डायरेक्शन एक्स है, उसको हम बोलते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है और जिसका डायरेक्शन वाई में है, उसको हम बोलते हैं जे कैप। जेड डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है और डायरेक्शन जेड का है, उसको बोलते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आर 3 ऑर्थोगोनल यूनिट। कभी भी एग्जाम में सवाल आए कि 3 परपेंडिकुलर वेक्टर है और उनके ऊपर कुछ भी घुमा फिरा के सवाल पूछाओ, तो सवाल को छोटा करने के लिए तुरंत उनको आई जे के मान लेना, खटाक से सवाल सॉल्व। अभी तो क्या शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड आई की वैल्यू 1 होगी और मॉड जे की वैल्यू भी 1 होगी और मॉड के की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तीनों की वैल्यू सेम। आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जे वाई डायरेक्शन का और के जेड डायरेक्शन का। इसका यूज क्या है, जरा क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। अ फोर्स 10 न्यूटन इज इन एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो यार फोर्स के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 10 और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप। तो ये फोर्स कितनी हो गई 10 आई कैप। तो कभी एग्जाम में लिखा हो F इज इक्वल टू 10 आई कैप, इसका मतलब एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 है और आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। जैसे मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे लिखूं, अब सुनना, ध्यान से सुनना। अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। फाइंड वेक्टर है, ठीक है। तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू 10 है, किस डायरेक्शन में, x। 10 वैल्यू है, डायरेक्शन आई कैप, और उसकी वैल्यू 5 है y डायरेक्शन में, तो हमने लगाया +5 किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में लगा दिया जी। अब यहीं पे बोलता कि उसकी वैल्यू 15 है z डायरेक्शन में, कुछ नहीं करते, हम +15 लिखते और z का यूनिट वेक्टर क्या है, k क्या। मतलब कोई भी वेक्टर बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। इस बात को नोट्स में डाल दो, नोट लिख के लिख लो, मतलब इस बात को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ो। ऑल्दो ये चीज आपको बहुत इजी लगी है, पर ये जो कंसेप्ट गया है ना, इस कंसेप्ट पे सवाल जो मिलेगा ना बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे समझो, आपको कोई भी वेक्टर ए बनाना हो तो उसका मैग्नीट्यूड हो और आपके पास एक यूनिट वेक्टर हो इन एज डायरेक्शन। ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो, तभी आप वेक्टर ए बना पाओगे। तो इस बात को नोट्स में लिख लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि वेक्टर ए बनाना हो तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो और एक यूनिट वेक्टर हो जो ए के डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बच्चों मान लो पिछले वाले को ही ले लो, हमने F को लिखा 5 आई कैप, 10 जे कैप और 15 के कैप, यही था, या जो भी वैल्यू, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देख के आप क्या समझते हो कि x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है 5, y डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है 10 और z डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है 50। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का मॉड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, कि फोर्स की नेट वैल्यू कितनी है। तो आप बोलोगे 5 + 10 15 + 15 30, नहीं, गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। तो समझने के लिए अपन समझेंगे अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया। जब आप किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो fx i कैप, fy j कैप और fz
के कैप, यानी फोर्स की वैल्यू x में जो है उसको fx बोला, y में है उसको fy बोला, और z वाले को fz बोला, और ij k लगा लिया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो यार कार्टेशियन फॉर्म को समझने के लिए मैं z को हटा के ij में आपको एक बात समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रखा है। मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर a है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन। तो a का इस तरफ कंपोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं ax, और इस तरफ जो कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं ay। अब अगर हमें वेक्टर a लिखना हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, इन दोनों को जोड़ कर दिया है। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ax की वैल्यू ले लो और इसको i कैप से मल्टीप्लाई कर लो, ay की वैल्यू ले लो और इसको j कैप से मल्टीप्लाई कर लो। वेक्टर ay ना लेके ay की जो मैग्नीट्यूड है ले लो और उसको j कैप से मल्टीप्लाई, और ये क्या बन गया वेक्टर a। अब तुम्हें याद हो कि मॉड a निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बताया था। बस वही कंसेप्ट लगाना है। अगर आपके पास ax i कैप, ay j कैप और az k कैप दे दे तो टेंशन नहीं लेनी है, मॉड a लगाना है। तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर क्या निकल आया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गई बात एकदम। एक एक कंपोनेंट ax और ay वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ax वेक्टर ay वेक्टर। ये क्या है ax की वैल्यू, जैसे मान लो ay की वैल्यू 10 आती है तो यहाँ पे 10 सॉरी ax की वैल्यू 10 आती है तो 10 इंटू आई आया, यहाँ मान लो 5 आया, जो भी आया, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपको एक सवाल देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अब जितनी चीजें पढ़ी सबको मिला के सवाल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of vector a which is equals to 3i plus 4j कैप। कई बार कैप नहीं लिखा रहेगा तो अब डरना मत। तो एक वेक्टर a है जो x में 3 है, y में 4 है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर के लिए हमने बताया था वेक्टर a किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब ही क्या है, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से देखो a कैप का फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर a अपॉन मॉड a, और मुझे पूरी उम्मीद है अब आप इसको याद कर लें। अब ये याद हो जाए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर a अपॉन मॉड a। तो यार वेक्टर a की वैल्यू कितनी है बोलो, 3i प्लस 4j, ठीक है, डिवाइड बाई मॉड a। मॉड a क्या होता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो 5 बाहर आएगा, तो 3/5 i कैप 4/5 j कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर a कैप। एक आगे हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, करके देख लेना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, a का, यानी हमने आपसे कहा कि a वेक्टर के डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाइए, तो उसका फॉर्मूला वेक्टर a अपॉन मॉड a, और ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए एक यूनिट वेक्टर आप और निकालिए। आपको सवाल देते हैं, आप एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे कैप, एक और ले लो, i माइनस जे कैप, एक और ले लो, i प्लस जे प्लस के कैप, एक और ले लो, i प्लस जे माइनस 2k कैप। इन सब डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, डरना नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको वेक्टर a, तो वेक्टर a की वैल्यू i कैप प्लस जे कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, इज इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइड बाई मॉड a। वेक्टर a कितना है, i कैप प्लस जे कैप। मॉड a क्या होता है, अंडर रूट a x का स्क्वायर a y का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। i j मत लेना नीचे, तो ये हो गया 2, तो i बटे रूट 2 प्लस j बटे रूट। चलिए
आइए ये वाला सॉल्व करते हैं। तीसरा मान लेते हैं वेक्टर ए की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के। आप सब सॉल्व करिएगा, ठीक है, मैं कुछ सॉल्व करूँगा। अब यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए, यानी i प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट मॉड ए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों 1 1 1 है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो गया √3 i बटे √3 प्लस j बटे √3 प्लस k बटे √3 और ये निकल आया इसका आंसर। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इसमें माइनस नहीं लगेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर। चलो कर देते हैं। लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू i प्लस j माइनस 2k कैप। तो a कैप की वैल्यू क्या होगी वेक्टर a अपॉन मॉड a। तो वेक्टर a कितना है i j, मैं कैप नहीं लगा रहा, माइनस 2k, बुरा मत मानना, अंडर रूट ax स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ay स्क्वायर 1 का स्क्वायर, az माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो भी 2k स्क्वायर के बराबर होगा, है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो जो भी आंसर आया आप निकाल लीजिए। तो ये बच्चों तरीका था किस चीज को फाइंड करने का, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का। तो अब हम ये समझ गए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है a कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। बहुत बढ़िया, तो यूनिट वेक्टर की कहानी हमें क्लियर हो गई। अब क्या होता है, कई बार एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। हमसे बोला अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 units in direction of 3i plus 4j cap is। अब मान लो मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, पर वो किसके डायरेक्शन में है 3i plus 4j के डायरेक्शन में है। हमसे पूछा वो वेक्टर कौन सा है, तो हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। चलिए, हमको ऑप्शन दिया है 5i plus 6j कैप, दूसरा ऑप्शन है 8i प्लस 6j कैप, तीसरा ऑप्शन है 6i प्लस 8j कैप और चौथा ऑप्शन है 4i प्लस 3j कैप। हमसे कहा एक ऐसा वेक्टर बनाओ भाई जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 हो और जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो। किताब खोलना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे करें, देखो मान लेते हैं ये वेक्टर जो हमको बनाना है, इस वेक्टर का नाम a है। तो इस वेक्टर में दो चीज होगी, या इस वेक्टर को चलो r मान लेते हैं जो बनाना है रिक्वायर्ड वेक्टर। इसमें दो चीज होगी बच्चों, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसको r। अब मैग्नीट्यूड कितना है 10, पर डायरेक्शन क्या है नहीं पता इस वेक्टर का। इस वेक्टर का डायरेक्शन वो है जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब यहां से इसका डायरेक्शन उठा के यहां पे पुट करना है। मैंने आपको बताया है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। मतलब यहां से आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस वेक्टर का क्या बताएगा डायरेक्शन, और वो इसी को यहाँ पे रखना है। मान लेते हैं ये वेक्टर a है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन मॉड a। तो 3i प्लस 4j डिवाइड करोगे, मॉड a क्या होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो a कैप आ जाएगा 3 बटे 5 i कैप प्लस 4 बटे 5 j कैप। ये देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर बाहर आया तो 5 बन जाएगा। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया है ये क्या देगा इस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये वेक्टर इसी के डायरेक्शन में है। मतलब जो रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वो ये है। यूनिट वेक्टर क्या चीज बताता है डायरेक्शन। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 बाई 5 i कैप 4 बाई 5 j कैप, खत्म कहानी। मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 10 2 3 6 i कैप, 5 2 10 2 4 8 j कैप। ऑप्शन चेक कर लो है कोई 6i प्लस 8 j कैप, सी ऑप्शन। तो इस तरह क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करने हो, बोले किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है और इसके डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से उठाओ और यहाँ से क्या निकाल लो यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हो गई यूनिट वेक्टर के बारे में और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर के बारे में। अब आपसे हम बात करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर अगर दो से ज्यादा दिए हैं तो ऐड कैसे हो। अभी तक हमने दो वेक्टर ऐड किए थे पैरेललोग्राम लॉ में। मान लो मैं तुम्हें 3 वेक्टर दे दूं, a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j
प्लस 3k कैप, b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस k कैप, और एक वेक्टर c है इज इक्वल्स टू 2i माइनस 4j माइनस 7k कैप। हमसे कहा इन तीनों वेक्टर को जोड़िए। बच्चों अगर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिए हैं तो जोड़ना चुटकी का खेल है। x में x को जोड़ो, y में y को जोड़ो, z में z को जोड़ो। यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c कैसे आएगा? सबके x को जोड़ दो, 2 3 5 2 7i। सबके y को जोड़ दो, 4 2 6 माइनस 4 कितना हुआ? 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2j। और सबके z को भी जोड़ दो 3 और ये माइनस 8 कितना हुआ? माइनस 5k कैप। एंड दिस इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकते हो, x में से x को माइनस करो, y में से y। मतलब अगर वेक्टरों को जोड़ना हो और कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो तो x में x को जोड़ो, y में y को जोड़ो, z में z को जोड़ो, भैया काम खत्म। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है और यही लॉजिक यूज करके बच्चों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स और मोर देन 3 वेक्टर्स, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए समझते हैं। मान लीजिए हमको कोई 3 वेक्टर दे दिया इन्होंने डायग्राम बनाकर। मेरे पास 3 वेक्टर है यहाँ। ये रहा पहला वेक्टर a जिसकी वैल्यू है 10, जो यहाँ से 37 डिग्री पे है। दूसरा वेक्टर यहाँ पे इन्होंने हमको दिया b जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 2√2, एंगल है 45 डिग्री। और तीसरा वेक्टर रहा ये जिसकी वैल्यू है c और c की वैल्यू भी है 10 और मान लो c यहाँ से कितने एंगल पे है? 53 डिग्री पे। इन्होंने हमसे कहा इन तीनों वेक्टर को साहब आप जोड़िए। अब 3 वेक्टर जोड़ने का तरीका क्या है? ये देखो x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। 3 वेक्टर जोड़ने का तरीका है आप सबके x को निकालो और आप सबके y को निकालो। अब जो इनका आंसर होगा रिजल्टेंट के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक उसका x कंपोनेंट, एक उसका y कंपोनेंट। आंसर का जो x आएगा वो सबके x को जोड़कर आएगा। मजा आ रहा? समझ में आ रहा? आसान लग रहा? और y आएगा सबके y को जोड़कर। तो अब इतना सा काम रह गया भैया कि सबका x और y निकाल लो, जो कि हलवा है। अब यहां से मैं बोलूं a का x कंपोनेंट यानी a का इसके ऊपर कंपोनेंट, तो 10 का इसके ऊपर कंपोनेंट, एंगल कितना है? 37। तो यहाँ गिराओगे कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 37। तो यहाँ पे मैंने गिरा दिया 10 cos 37। यार 37 वाला ट्रायंगल अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कहानी शुरू हुई है। 3 4 5 ये वही ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 37 होता है। यहाँ से cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो 4/5 रखेंगे, 5 2 10, 2 4 8। तो ax की वैल्यू आ गई +8, प्लस क्योंकि पॉजिटिव x में आई। अच्छा आओ ay निकालते हैं। a का y में कितना कंपोनेंट आएगा? x में cos 37 आया तो y में sin आएगा। जिधर एंगल हो उधर cos और उसके परपेंडिकुलर में sin, तो इधर a का कंपोनेंट आएगा 10 sin 37। यहाँ से sin 37 बोलो 3/5, 3/5 रखेंगे, 5 2 10, 2 3 6। कितना आया? +6। प्लस इसलिए आया क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो a के कंपोनेंट मिल गए, बधाई हो। आइए अब b के कंपोनेंट निकालते हैं। b का एंगल 45 है तो b का इस तरफ यानी x में कितना आएगा? 2√2 cos 45। जिधर एंगल होता है उधर cos 45 बच्चों होता है 1/√2। तो √2 कैंसिल, आंसर आया 2। तो b का x में कंपोनेंट हुआ -2। 2 नहीं हुआ, कितना हुआ? -2, क्योंकि b ऐसे है इसका कंपोनेंट देखो इस तरफ जाएगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। b का y कंपोनेंट, y में इधर x में आया cos तो y में आएगा sin। 2√2 sin 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल 2 और ऊपर की तरफ है तो +2। बहुत बढ़िया। अब आइए c का कंपोनेंट निकालें। c का कंपोनेंट निकालते हैं। एंगल है 53 तो इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 53। अब 53 वाला ट्रायंगल यही ट्रायंगल है। 37 में छोटी साइड सामने है, 53 में बड़ी साइड सामने, यानी 4 3 5 कर लो। अब cos 53 क्या हो जाएगा? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा? 3/5। 3/5 रखा, 5 2 10, 2 3 6। तो cx की वैल्यू आ गई +6।
c का y में कंपोनेंट, x में cos आया तो y में sin, 10 sin 53, यहाँ से sin 53 कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, 5 2 10, 2 4 8, तो आंसर आया 8, और कैसा 8 आएगा माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है। हो गया काम। अब rx और ry निकाल, तो rx की वैल्यू यहाँ से बताओ, ax + bx + cx, 8 - 2 + 6, 8 - 2 + 6, तो 6 कितना हो गया 12। अब ry कैसे निकलेगा, ay में by को जोड़कर cy को भी जोड़ दो, 6 2 - 8, तो 6 + 2 - 8, 6 2 8 - 8 कितना आया 0। अब आपसे हम कहें आंसर बताओ, तो आंसर r है, और r दो वेक्टर से बना होगा, rx वेक्टर से और ry वेक्टर से। rx की वैल्यू कितनी है 12, और 12 किस डायरेक्शन में होगा, x के डायरेक्शन में, तो साथ में लिख लो i क्या। ry की वैल्यू कितनी है 0, तो छोड़ दो, या चाहो तो लिख लो 0 j क्या, इसकी कोई मीनिंग नहीं बनती। तो आपको इस तरह से आंसर मिल गया 3 वेक्टर को जोड़ने का, और तरीका भी समझ में आ गया। मैं इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख देता हूं। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखने से क्या होगा, आप इस तरह का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल इस तरह का सॉल्व कर सकते हो। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ये है कि आप पहले तीनों वेक्टर की कंपोनेंट निकालो, फिर rx निकालो, कैसे आएगा ax + bx + cx, फिर ry निकालो, कैसे आएगा ay + by + cy से, फिर रिजल्टेंट r निकालो, वो कैसे आएगा rx का i कैप प्लस ry का j कैप, ऐसे आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज और होती है कि मान लो यहां पे मैं रिजल्टेंट को ड्रॉ करूं, सिर्फ रिजल्टेंट, तो इधर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, इधर रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, और इनके बीच से निकला रिजल्टेंट एक्चुअल r, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ लगाया मैंने असल में, ये देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये डायगोनल बनाया। रिजल्टेंट क्या है, दो वेक्टर का सम है, एक वेक्टर rx, एक वेक्टर ry, दोनों वेक्टर को जोड़कर रिजल्टेंट आता है। अब मैं बोलूं अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों, अगर ये एंगल अल्फा है, तो आप क्या मुझे tan अल्फा की वैल्यू बता सकते हो, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। एक शॉर्टकट लगा ले, ये ry है तो ये भी कितना होगा ry होगा, और ये साइड कितनी होगी rx होगी। अब इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ry बटे rx, ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस। अगर हमसे कोई कहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ मॉड r, तो मॉड r इज इक्वल्स टू √rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, खत्म। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, याद कर लो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ry बाय rx, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शॉर्टकट मार दिया हमने। पहले rx कैसे निकलेगा ax + bx + cx, ry कैसे निकलेगा ay + by + cy। और अगर पूछता है रिजल्टेंट x एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो बोल दो tan अल्फा पे है, वेयर tan अल्फा इज ry बाय rx। पूछे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो mod r इज इक्वल्स टू √rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों ये था 3 वेक्टर को जोड़ने का तरीका। अभी 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा वेक्टर एडिशन के ही, छोटे छोटे, जैसी टाइम मिलेगा। बाकी अगला मेन वीडियो जो बनेगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बनेगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।